हेलो क्लास, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है टॉप 40 क्वेश्चन ऑफ यूनिट T2 रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेट का है ये, नेट का है, नेट का क्वेश्चन है ये। और यूनिट 2 रिसर्च, यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, इजी टू मॉडरेट, और एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इजी टू मॉडरेट लेवल का कोई पेपर है ये। और ये यूनिट 2 है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ के बताऊंगी कि क्या लिखा हुआ है, क्या कैसे आंसर करना है, मैं सब समझाऊंगी आपको। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक इधर साइड इंग्लिश लिखा हुआ है, इस साइड हिंदी लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, हिंदी में निगलनात्मक तर्क के जनक कौन है? ऑप्शंस है एरिस्टोटल, वेबर, फ्रांसिस बेकन और दुर्खैम। और ये भी बताइए कि अगर डिडक्टिव रीजनिंग के फादर ये हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग किसने दी थी, और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है? ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग के जो मैं आंसर बता रही हूँ, डिडक्टिव रीजनिंग के जो फादर हैं वो है एरिस्टोटल, और इंडक्टिव रीजनिंग के जो फादर हैं, इंडक्टिव रीजनिंग के जो फादर हैं इंडक्टिव रीजनिंग के जो फादर हैं, इंडक्टिव रीजनिंग के फादर हैं फ्रांसिस बेकन। ठीक है, समझ आया? डिडक्टिव के एरिस्टोटल, इंडक्टिव के फ्रांसिस बेकन। और डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस क्या होता है, इसमें इसको यूज कैसे करते हैं? तो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसमें हमें पहले से थियरीज पता होता है, हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, और इसमें इंडक्टिव रीजनिंग में हम पर्टिकुलर टू जनरल आते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, हु यूज द टर्म मेथोडोलॉजिकल होलिस्टिज्म, पद्धतिगत समग्रता शब्द का प्रयोग कौन करता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल मैनहाइम, वेबर और दुर्खैम। और ये बताइए कि अगर मेथोडोलॉजिकल होलिस्टिज्म का यूज ये कर रहे हैं, जो इस चार ऑप्शन में से एक सही है, तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का यूज किसने किया है अपनी स्टडीज में, या उसको यूज करके अपनी थियरी किसने दिया है? तो और साथ ही साथ मेथोडोलॉजिकल होलिस्टिज्म होता क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका वेबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दुर्खैम, ऑप्शन नंबर डी। वेबर आपके जो है वो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, वेबर आपके मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म पे काम करते हैं। ठीक है, होलिस्टिज्म पे दुर्खैम, इंडिविजुअलिज्म पे वेबर। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे वेबर काम करते हैं और होलिस्टिज्म पे दुर्खैम काम करते हैं। ठीक है, वेबर जो इंडिविजुअलिज्म पे काम करते हैं वो पूरे सोसाइटी की स्टडी ना करके एक इंडिविजुअल की स्टडी करने पे फोकस करते हैं, और दुर्खैम पूरे सोसाइटी की होलिस्टिक स्टडी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड सोशियोलॉजिस्ट शुड ट्राई टू बी वैल्यू फ्री। ठीक है, हिंदी में किसने कहा था कि समाजशास्त्री को मूल्य मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर 2 रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 क्लिफर्ड ग्लीस, ऑप्शन नंबर डी IP देसाई। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि एक वन ऑफ द क्लासिकल थिंकर्स हैं, बहुत बड़ा मैंने आपको हिंट दिया है, तो इसके जो आंसर है वो है वेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो सोशियोलॉजिस्ट होगा अगर वो वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रल ऐसे होके काम करेगा, तभी वो कुछ सही नॉलेज सोसाइटी को दे पाएगा, तभी वो सोशियोलॉजी के लिए काम कर पाएगा। अदरवाइज उसकी खुद की वैल्यूज, उसकी खुद की मान्यताएं उसमें, उसके रिसर्च में, उसके काम में वो देखने को मिलती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजिस्ट को वैल्यू फ्री होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म टेबुला रासा यूज्ड बाय विच सोशियोलॉजिस्ट थिंकर। टर्म टेबुला रासा कौन से सोशियोलॉजिस्ट थिंकर ने यूज किया था? टेबुला रासा शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्रीय विचारक ने किया था?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डेविड ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर सी इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर डी मर्टन। ठीक है, तो इसमें टबुला रासा होता क्या है? टबुला रासा मतलब क्या आप समझते हो? टबुला रासा मतलब होता है एक क्लीन स्लेट, मतलब हमारे पास किसी भी जगह पे जाने से पहले उस जगह की कोई नॉलेज ना हो, मेरे दिमाग में उसकी कोई इमेज ना हो, उसकी कोई नॉलेज ना हो, उसी को कहते हैं टबुला रासा। तो ठीक है, इसके जो ऑप्शंस में थे ऑप्शन नंबर बी सही है। जॉन लॉक की ये कॉन्सेप्ट है टबुला रासा। उनका मानना था कि अगर किसी सोशोलॉजिस्ट को किसी फील्ड में या कहीं पे स्टडी करने जाना है तो वो पहले अपने माइंड से वहाँ की पुरानी प्रीवियस नॉलेज क्लीन करे, अपना दिमाग एकदम साफ रखे कि उसको कुछ नहीं पता है, नहीं तो उसके सोशोलॉजिस्ट जो काम करेगा उसके काम में उसके प्रीवियस नॉलेज भी दिखने लगेगी, जो कि सही नहीं होता है। ऊपर बताया ना, दुर्खाइम वेबर ने बोला था ना कि वैल्यू फ्री होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। तो पहले से नॉलेज होगा तो वो वैल्यू फ्री थोड़ी ना हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ मॉडर्न हर्मेनेटिक्स। ठीक है, हर्मेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है, फिर मॉडर्न हर्मेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मॉडर्न हर्मेनेटिक्स। और दूसरी बात, हर्मेनेटिक्स होती क्या है? ठीक है, किस क्लासिकल थिंकर ने हर्मेनेटिक्स को यूज किया था अपनी स्टडीज में? तो ऑप्शन में देती हूँ। पहला ऑप्शन है वेबर, पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा ऑप्शन है स्क्लूमेयर, तीसरा ऑप्शन है रेने डिकार्ट्स, चौथा ऑप्शन है पियर ब्यूर्डो। ठीक है, और इसमें से दो ही लोगों ने हर्मेनेटिक्स पे काम किया है, तो आप बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, ए बी सी डी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न हर्मेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, और हर्मेन्यूटिक्स पे काम वेबर ने किया था। हर्मेन्यूटिक्स पे काम वेबर ने किया था। ये एक क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है, हर्मेन्यूटिक्स, सिर्फ हर्मेन्यूटिक्स आएगा तो वेबर, और मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स आएगा तो स्पिनोज़ा। ठीक है, हु यूज द टर्म मिटिगेट स्पेक्टिसिज्म? संदेहवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? डेविड ह्यूम, कार्ल पोलानी, रॉबर्ट पुटनम, मार्शल शैरन। एक ही मिटिगेट स्पेक्टिसिज्म से संबंधित भी है, रिलेटेड भी है, तो इस पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। इन चारों में से एक ही है जो इससे रिलेटेड है, बाकी तीन का तो कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, तो इसके जो सही ऑप्शन है वो डेविड ह्यूम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एनटीए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड, क्या ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़िए, उसके बाद बताइए कि क्या आंसर सही होगा। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन से कथन सत्य हैं? रिलायबिलिटी हैज नो रिलेशन विथ वैलिडिटी। पहला स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी हैज नो रिलेशन विथ वैलिडिटी। दूसरा स्टेटमेंट है इन सोशल साइंसेज वैलिडिटी इज नॉट पॉसिबल। सोशल साइंसेज में वैलिडिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हिंदी में पढ़ती हूँ, विश्वसनीयता का वैधता से कोई संबंध नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 है सामाजिक विज्ञान में वैधता संभव नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन 1 है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी हैज नो रिलेशनशिप विथ वैलिडिटी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। रिलायबिलिटी का कहीं से मतलब नहीं होता है कि वो वैलिड होगा। ठीक है, अगर एक वेटिंग स्केल है, अगर उसमें 2 और 3 किलोग्राम का वेटिंग स्केल आपने पहले से ज्यादा सेट कर रखा है तो वो रिलायबल होगा, हर बार वो आपको 2 से 3 किलो ज्यादा ही दिखाएगा आपका वेट, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो अलग कॉन्सेप्ट हैं और दोनों कहीं से इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। वैलिडिटी रिलायबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इन सोशल साइंस वैलिडिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस वैलिडिटी इज नॉट पॉसिबल, तो नेचुरल साइंसेज में, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोशल साइंसेज में वैलिडिटी पॉसिबल नहीं होता है। सोशल साइंसेज जो होती है मोस्टली क्वालिटेटिव स्टडीज होती है, मेजरमेंट्स आप किसी के इमोशंस को, किसी के बिहेवियर को आप बहुत हद तक क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हो, इस वजह से वैलिडिटी नहीं होती है सोशल साइंसेज में, वो चेंज होता रहता है। आज उसी एरिया का रिसर्च कुछ और कहेगा, 10 साल बाद वो उसी एरिया का रिसर्च कुछ और कहेगा, लेकिन नेचुरल साइंसेज में वैलिडिटी होता है, ठीक है। नेचुरल साइंस हमेशा वैलिड होता है। आज जो रिसर्च कह रही है 10 साल बाद भी वही रिसर्च कहेगी। कोई केमिकल आज जैसे काम कर रहा है 10 साल बाद भी वैसे ही काम करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो नेचुरल साइंसेस के लिए वैलिडिटी पॉसिबल होती है, सोशल साइंसेस में वैलिडिटी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बोथ आर ट्रू, both statements are true. Reliability has no relationship with validity, and statement number 2 is social sciences validity is not possible. दोनों statement ही true हैं, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म थिंकर्स आर, 4 आपको थिंकर दिए गए हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन है, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन। अब तो समझ लीजिए 90% क्वेश्चन कोड बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड हैं, और जो चौथा थिंकर है या तीसरा थिंकर या जो 2 थिंकर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप बताइए। इस कोड में से ए बी सी डी चारों हैं, ए बी सी बस 3 है, ए बी सी डी, ठीक, और नन ऑफ द अबव की कोई नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रत्यक्षवाद विचारक कौन है? कार्ल प्रॉपर, थॉमस कुन, रॉय भास्कर, मार्शल सेलेन। और जो नहीं है उन्होंने क्या काम किया है ये भी बताइए साथ ही साथ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल प्रॉपर, थॉमस कुन और रॉय भास्कर, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है, ये सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी ये सही होगा। तो मार्शल सेलेन का कोई काम नहीं है पोस्ट पॉजिटिविज्म पे। पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में डिफरेंस क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म का एक तरीके से ये क्रिटिसाइज फॉर्म है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं, सोशल साइंसेस का मेन रिसर्च इसी से होता है, ठीक है। तो ये 3 जो है वो मेन थिंकर्स रहे हैं इसके, मार्शल सेलेन इसके थिंकर नहीं है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक। द टर्म फैलिसिफिकेशन यूज्ड बाय विच सोशियोलॉजिस्ट थिंकर? फैलिसिफिकेशन यूज्ड बाय विच सोशियोलॉजिकल थिंकर? ठीक है, कार्ल पॉपर, पियर बोर्दो, मिचेल फूको, कार्ल पोलानी, ठीक है। इसमें से बाकी 3 ने फैलिसिफिकेशन पे कोई काम किया ही नहीं है, बस एक ही थिंकर हैं जिन्होंने फैलिसिफिकेशन पे काम किया है, ठीक है। तो इसका जो इसका जो आंसर है वो है कार्ल पॉपर। बाकी इन तीनों का कोई काम नहीं है फॉल्सिफिकेशन पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम व्यवस्थित करें। प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर 3 बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 ए डी बी सी, ठीक है। इन 4 इसको एक्शन रिसर्च में 4 स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप सबको पता होते हैं, तो इसको करेक्ट फॉर्म में, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरे सेट का, इस 40 क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन है। तो उसका सही क्रम क्या होगा, सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या होगा, सही सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आएगा प्लान, फिर प्लान के बाद आएगा एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। थॉमस कुन डिवाइडेड द साइंस इनटू 2 पार्ट्स। थॉमस कुन ने साइंस को 2 पार्टों में विभाजित किया था। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल साइंस, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल साइंस,
ऑप्शन नंबर 3 साइंस एंड सोशल साइंस, ऑप्शन नंबर डी सुपर नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। बाकी दो ही हैं, बाकी तो साइंस उनसे रिलेटेड भी नहीं है। तो ऑप्शन में देख के आप बताइए कि थॉमस कुन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। उनके दो साइंस को उन्होंने दो पार्ट्स में बांटा था, तो कौन कौन वो नाम क्या है, कौन से वो पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस और नॉर्मल साइंस, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। द टर्म इथनोग्राफिक एलिगोरी निवंश विज्ञान रूपक शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री विचारक द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लिफर्ड ब्रीच, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स क्लिफर्ड, ऑप्शन नंबर सी कार्ल परानी, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मैनहाइम, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से किसने इथनोग्राफी एलिगोरी पे काम किया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेम्स क्लिफर्ड, ऑप्शन नंबर बी। जेम्स क्लिफर्ड ने एथनोग्राफिक एलिगोरी पे काम किया था। क्लिफर्ड ग्रीस का तो कोई इस पे काम नहीं, उन्होंने भी एथनोग्राफी उस पे काम किया था, लेकिन इस मतलब आप आगे देखोगे, लेकिन एलिगोरी एथनोग्राफी पे काम जेम्स क्लिफर्ड का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 मैच द फॉलोइंग, ठीक, मैच द फॉलोइंग है ये। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि क्या है और मैं आपको कोड भी देती हूँ इसका, ठीक। इथोलॉजी नैतिकता ए 1 ए है रेडक्लिफ ब्राउन, 2 है इथनोलॉजी, बी है ये कॉलम 1 में आएगा, ठीक है, 1 कॉलम में आएगा, और नीचे वाला कॉलम बी में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख के भी दे देती हूँ, कॉलम बी में आएगा, ठीक। तो ये दिख रहा है आपको लोगों को, क्लियर है। कॉलम ए का उधर होगा, कॉलम बी का इधर होगा। तो इथोलॉजी रेडक्लिफ ब्राउन, इथनोलॉजी जेएस मिल, नेटोग्राफी डोरोथी स्मिथ, इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी कॉजिनेट, ठीक है। तो इसमें कोड आई थिंक नहीं दिया है, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर क्या है, इथोलॉजी दिया था जेएस मिल ने, ठीक। इथनोलॉजी दिया था रेडक्लिफ ब्राउन ने, पे काम किया था बहुत सारा, रेडक्लिफ ब्राउन ने इसको फेमस किया, ठीक है। नेटोग्राफी तीसरा, नेटोग्राफी पे काम किया था कॉजिनेट ने, ठीक है। नेटोग्राफी का पे काम किया था कॉजिनेट ने, ठीक। नेटोग्राफी कॉजिनेट, ये 1-2 जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बाकी जो 2 हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो अगले क्वेश्चंस में पूछे जाए। और इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी पे काम किया था डोरोथी स्मिथ ने, ठीक है। समझ आया। इथोलॉजी पे जेएस मिल, इथनोलॉजी पे रेडक्लिफ ब्राउन, नेटोग्राफी पे कॉजिनेट, और इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी पे डोरोथी स्मिथ। ये जो है वो ये जो दो हैं, ये 2 इंस्टीट्यूशनल और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया है।
बाकी दो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे के एग्जाम्स में ये आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गिव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे आसान क्वेश्चन है इस 40 क्वेश्चंस के सेट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दिया था? तो इसके लिए सबसे मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए पी एवरुडो, ऑप्शन नंबर 2 मिचेल बुरावे, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी मर्टन। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, जेन पियाजे। सबको पता होगा, इन्होंने सब आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पढ़ा भी होगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस 40 क्वेश्चन के सेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सोशियोमेट्री फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय विच सोशियोलॉजिकल थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट थिंकर। ठीक है, समाज समिति का पहली बार प्रयोग किस समाजशास्त्री विचारक द्वारा किया गया था? एलजी मोरेनो, कार्ल मैनहाइम, क्लिफर्ड रीस, रॉबर्ट पुटनम। ठीक है, किसने सबसे पहले सोशियोग्राफी वर्ड यूज किया था? तो किसने सबसे पहले सोशियोग्राफी वर्ड यूज किया था? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन 1 है एलजी मंडो, ऑप्शन बी कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन सी क्लिफर्ड रीस, ऑप्शन डी रॉबर्ट पुटनम। तो इसका आंसर होगा एलजी मंडो। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60। अभी तक आपने 15 क्वेश्चन किए, जिसमें से सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही हैं। अभी भी आगे भी इजी टू मॉडरेट ही रखा है पेपर का स्टैंडर्ड मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस। ठीक है, एसपीएसएस का पूर्ण रूप क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, स्ट्रक्चरल पैकेज फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडी, स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट फॉर सोशल साइंसेस, नॉन ऑफ द अबव। ठीक, एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक, ये भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, या तो वो पेपर 1 में आया है या पेपर 2 में आया है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। इस 40 क्वेश्चन के सेट में ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ठीक है, अरेंज द करेंट सीक्वेंस ऑफ डाटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण का सही क्रम व्यवस्थित करें। कोडिंग, टेबुलेशंस, क्लासिफिकेशन, डेटा एनालिसिस। ठीक है, पहले हमको एक डेटा मिलता है तो उसका एनालिसिस करने से पहले कोई भी डेटा लाके हम डायरेक्ट थोड़ी ना एनालिसिस करने लगते हैं कि कुछ भी लेके आए बल्क में, अपना सैम्पलिंग ले आए, कुछ भी लेके आए और पूरा उसको बल्क में बैठ के ही एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो कोई भी स्टडी नहीं आपकी कंप्लीट होगी, ना वो रिलायबल होगा ना वो वैलिड होगा। तो ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देन आप एनालिसिस करेंगे। तो ये इसका सही कोड क्या होगा? इसका सही कोड क्या होगा? आई थिंक इसमें कोडिंग नहीं दे रखा है, फिर भी आप बताइए इसका सही कोड क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशंस और डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस देख के आपको लग रहा है तो ये डी सबसे बाद में, फिर बी, फिर सी और ए। पहले हम कोई डेटा लेके आएंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, हम उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसको टेबल में डालेंगे, देन एनालिसिस करेंगे। तो किसी भी डेटा के एनालिसिस करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। डायरेक्टली डेटा को एनालिसिस नहीं किया जाता है, उसकी कोडिंग की जाती है, उसको एक टेबल में डाला जाता है, फिर टेबल को उसको क्लासिफाई किया जाता है, फिर एक टेबल में डाला जाता है, देन उसकी एनालिसिस होती है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपके स्टेप्स भी हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, द टर्म सोशियोग्राफी फर्स्ट टाइम यूज बाय विच थिंकर। अभी आपने सोशियोमेट्री देखा, अब आप देखो सोशियोग्राफी पे किसने काम किया था। जैसे आपने देखा इथनोग्राफी, ठीक है, वैसे ही सोशियोग्राफी पे काम किसने किया था फर्स्ट टाइम? एलजी मुंडो, रुडोल्फ, दुर्खाइम, कार्ल पोलानी। ठीक है,
4 ऑप्शंस हैं, एक ने काम किया था और अभी आपने ऊपर देखा है कि एक ने तो सोशियोमेट्री पे काम किया था, तो एल्जीमुंडो सोशियोमेट्री पे काम करते हैं और रुडोल्फ, इसका ऑप्शन बी सही होगा, सोशियोग्राफी पे काम करते हैं। वो सोशियोमेट्री पे काम किया इन्होंने फर्स्ट टाइम, इन्होंने सोशियोग्राफी पे फर्स्ट टाइम काम किया। ठीक है, दुर्खाइम और कालवलानी का तो कुछ लेना देना भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, माइंड बॉडी डुअलिज्म कॉन्सेप्ट गिवन बाय विच थिंकर? माइंड बॉडी डुअलिज्म कॉन्सेप्ट गिवन बाय विच थिंकर? मन शरीर द्वैतवाद की अवधारणा किस विचारक द्वारा दी गई है? ठीक है, कार्ल मैनहाइम, थॉमस कुन, रेने डेकार्ट्स, अल्फ्रेड सूट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन नंबर 2 थॉमस कुन, ऑप्शन नंबर 3 रेने डेकार्ट्स, ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड सूट्स। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेने डेकार्ट्स। माइंड बॉडी डुअलिज्म पे जो काम किया था वो इन्होंने किया था, बहुत फेमस काम है सोशियोलॉजी में और रिसर्च मेथोडोलॉजी में, आप पढ़ते भी हो इनका काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वहां पे। ठीक, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इस पूरे सेट का, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑल्सो नोन एज, खोजपूर्ण अनुसंधान को किस नाम से भी जाना जाता है? फॉर्मुलेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, बाकी 3 का कोई लेना देना नहीं है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से, तो एक ही है जो ऑप्शन सही होगा, एक ही है जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मुलेटरी रिसर्च। बाकी तो एक्सपेरिमेंटल तो होगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं और एक्सप्लेनेटरी भी नहीं, ये तीनों अपने आप में एक अलग रिसर्च मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं। वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ रिसर्च इसमें से कौन कौन से हैं? ठीक, रिसर्च के भी बहुत टाइप्स होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गया, लॉजिकल टाइप्स हो गया, ठीक है, रीजनिंग टाइप्स से हो गए, तो इसमें भी बताइए कि वो कौन से रिसर्च हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स रिसर्च हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन बी डिडक्टिव, ऑप्शन सी इंपेरिकल, ऑप्शन डी कोरिलेशन। ए बी सी, बी ए डी, सी ए सी डी और ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? इन चारों को देखिए और देखिए कि फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे, ऑब्जेक्टिव टाइप पे फोकस कीजिए, इन चारों ऑप्शंस को देखिए। आज के टाइम पे क्वेश्चंस ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप मेन फोकस कीजिए कि क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस में देखिए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और डी। बाकी डिडक्टिव और एम्पेरिकल दोनों नहीं होंगे, एक रीजनिंग का मेथड है और दूसरा जो है वो लॉजिक का है। ठीक है, ठीक, तो आप अब इसका ऑप्शन आपने देखा कि इसका ए और डी ऑप्शन सही होगा, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ सेक्शन रिसर्च। ठीक, तो सेम वही क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, यहाँ पे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग। बुक्स हैं और ऑर्थर दे रखे हैं, बुक्स और ऑर्थर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आपके पेपर में आता है कि बुक दे रखेगा, ऑर्थर दे रखेगा, आप बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये बहुत फेमस बुक्स हैं, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की बहुत फेमस बुक्स हैं। इवन दैट ये सोशियोलॉजी होल, आप जो पूरे 10 यूनिट देखोगे उसमें ये सारे बहुत ही फेमस बुक हैं। कहीं ना कहीं आपको पढ़ते पढ़ते ये सारे बुक्स याद ही हो जाएंगे और इन पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इस पे बिल्कुल इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन
ए दुर्कहाइम, बी आपका है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड थॉमस कून, पॉलिटी ऑफ पिटी ब्लैक फेमिनाइन थॉट, दुर्कहाइम, थॉमस कून, पेट्रिसिया हिल कॉलिन, सबा महमूद। और आप ऑप्शंस भी देख लीजिए, ऑप्शन 1 में है ए इज इक्वल टू 3, बी 1, सी 4, डी 2। ऑप्शन नंबर 2 है ए इज 2, बी 1, सी 4, डी 3। ऑप्शन नंबर 3 है ए 4, बी 3, सी 1, डी 2। और ऑप्शन नंबर 4 है ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। और मैं यहाँ पे भी पढ़ती हूँ हिंदी में, वैज्ञानिक क्रांति की संरचना, समाजशास्त्र पद्धति के नियम, दया की राजनीति, अश्वेत नारीवाद विचार, दुर्कहाइम, थॉमस कून, पेट्रिसिया हिल कॉलिन, सबा महमूद। ऑप्शंस तो सेम ही है, तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, इसका सही आंसर होगा, चलिए मिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए का जो होगा वो होगा थॉमस कून, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दुर्कहाइम की बहुत फेमस बुक है। ठीक, दुर्कहाइम की बुक है ये, और ये थॉमस कून की बुक है। ठीक, क्वालिटी ऑफ पिटी, सबा महमूद ने बहुत ज्यादा काम किया था इस पे। ठीक, और इनकी बुक भी यही है, ब्लैक फेमिनाइज्ड थॉट, पेट्रिसिया हिल कॉलिन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर होगा जहाँ ए पे ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड फर्स्ट टाइम यूज बाय विच सोशियोलॉजिकल थिंकर। इसमें आप लोग जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने काम ही किया है, जो फेमस ही हैं। ठीक, सब लोग इसका आंसर देख के पहले मेनोलॉस्की पे ही चले जाएंगे, लेकिन मेनोलॉस्की इसका आंसर सही, मतलब मेनोलॉस्की ने फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया था, मेनोलॉस्की ने इसको फेमस किया था। फेमस और फर्स्ट टाइम यूज 2 डिफरेंट चीजें हैं। मेनोलॉस्की ने इसको फेमस किया था, लेकिन इस पे जो काम किया था वो थे एडवर्ड लिंडमैन। सबसे पहला फर्स्ट टाइम लिखा है ना, तो फर्स्ट टाइम काम, फर्स्ट टाइम पे ध्यान देना। फर्स्ट टाइम, फेमस, फादर, फाउंडर, इन सब वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि यही सारे वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं। क्वेश्चन पेपर थोड़ा, लोग पहले क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशनल मेथड, सीधे मेनोलॉस्की, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मेनोलॉस्की पे। लेकिन मेनोलॉस्की नहीं इसके सही आंसर है। इसके सही आंसर है एडवर्ड लिंडमैन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था। मेनोलॉस्की ने इसको फेमस किया था। ठीक है, 2 डिफरेंट चीजें हैं, मिक्स मत करना। और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, और मान के चलो कि 60% बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 25, विच सोशियोलॉजिकल थिंकर यूज द टर्म एमिक और एटिक अप्रोच इन हिज स्टडी, इन हिज हिस्ट्री। एमिक और एटिक, केनेथ पाइक, पियर बोर्दो, क्लिफर्ड ग्रीस, इमानुएल कांट। ठीक, केनेथ पाइक, पियर बोर्दो, क्लिफर्ड ग्रीस, इमानुएल कांट। और एमिक और एटिक अप्रोच होता क्या है, इन अप्रोच से आप समझते क्या हो, ये भी बताओ साथ ही साथ। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनसाइड। एक का मतलब होता है इनसाइडर व्यू, किसी सोसाइटी को हम अंदर से कैसे देखते हैं, और दूसरे का मतलब होता है आउटसाइडर व्यू, एक सोसाइटी को हम बाहर से कैसे देखते हैं। एक अगर थिंकर है तो वो बाहर से कैसे एक सोसाइटी को देख रहा है, और कोई है वो उसमें अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जाके उस सोसाइटी के लोगों के बीच में रह के उससे कैसे स्टडी करता है। 2 डिफरेंट चीजें हैं। और उस सोसाइटी के लोग कैसे देखते हैं उस सोसाइटी को, तो ये एक एमिक अप्रोच है, एक एटिक अप्रोच है। केनेथ पाइक ने इसको यूज किया था अपने स्टडी में, और दोनों के व्यूज बहुत डिफरेंट होते हैं, इनसाइडर के और आउटसाइडर के, दोनों के व्यूज बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को उन्होंने एमिक और एटिक बोला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, द टैक्सी डांस हॉल पब्लिश इन विच ईयर, 1930, 31, 1930, 31, 32, 33। तो आप बताइए कि ये कब पब्लिश हुआ था बुक,
और ये भी बताइए साथ ही साथ कि इस बुक में कौन से ऑथर थे और इस बुक में कौन सा मेथड यूज किया गया था, किस मेथड पे ये बुक फोकस करती है, टैक्सी डांस हॉल। तो इसके जो बुक के ऑथर हैं वो हैं पॉल गॉडी, पॉल गुडी इसके ऑथर है। ठीक, मैंने बता दिया, ऑथर का नाम बता दिया। अब आप पब्लिकेशन ईयर बताइए और मेथड बताइए कि कौन से पब्लिकेशन ईयर में ये पब्लिश हुआ था और किस मेथड को यूज करके इन्होंने बुक लिखी थी, तो दोनों बताइए। ठीक है, और ये बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाले 1-2 एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि अभी तक ये इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ, इनसे अगल बगल ऊपर नीचे के ऑथर से क्वेश्चन आ गया है। द होबो बुक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये बुक आ चुकी है, तो आप ये बताइए, ये बुक बहुत पॉसिबिलिटीज है कि इसका ईयर पूछ ले, थिंकर पूछ ले या मेथड पूछ ले। तो इस पे ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज करके इन्होंने ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज करके इन्होंने ये बुक है वो लिखा था। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करके इन्होंने ये बुक लिखी थी। और ईयर कौन सी है, तो ईयर होगी 1932। ये आप ऑप्शन नंबर सी आपकी सही है। ठीक है, तो बुक का नाम पता चल गया, पब्लिकेशन ईयर पता चल गई, ऑथर का नाम पता चल गया, मेथड का नाम पता चल गया। तो इस ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके आगे उससे रिलेटेड सारी चीजों को देखा कीजिए कि उसमें क्या और ऐड की जा सकती है, क्या और चीजें पूछी जा सकती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आपका तरीका होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि मैंने यहाँ सिर्फ आपसे पब्लिकेशन ईयर पूछा था, लेकिन मैंने साथ ही साथ उसका ऑथर भी पूछ लिया, उसका मेथड भी पूछ लिया। तो ये ध्यान में रखिए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या पैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग दीज आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स क्वेश्चन में आप देखिए कि इसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इनमें से कौन सा फैलाव के माप है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन नंबर A1 B C D, ऑप्शन नंबर 2 A B D, ऑप्शन नंबर 3 ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है, चारों को देखिए। मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसको कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किन तरीके से उसको मेजर किया जाता है, तो पहले देखिए फिर उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और इसी क्रम में आप याद भी रखिए, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, मीन इज ऑल्सो कॉल्ड। मीन को हम और क्या क्या कह सकते हैं, पोजिशनल एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज, पोजिशनल सम, अर्थमेटिक सम। 4। और एक बात इसमें बताइए कि मीन को और क्या बोला जा सकता है। ठीक, मीन को और क्या कहते हैं। ठीक, अच्छा, ओपन सीरीज में मीन कैलकुलेट होता है। जैसे मान लो 1 2 3 4 ओपन सीरीज है, तो क्या मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी बताइए। साथ ही साथ दोनों चीजें बताइए, ओपन सीरीज में मीन कैलकुलेट होता है कि नहीं होता है, और मीन को और क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज, मीन को अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। और ओपन एंडेड में इसका ये कैलकुलेट नहीं होता है ओपन टेबल में। ठीक है, 29, क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव स्क्वायर रिप्रेजेंटेड द मीन हाईएस्ट, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2,
नेगेटिव स्क्वायर्स रिप्रेजेंट पोजिशनल लोएस्ट। तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर, दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, फिर बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ आपके लिए। ए है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। सी है बोथ करेक्ट, डी है बोथ इनकरेक्ट। ठीक, मैं एक आपको छोटी सी हिंट देती हूँ कि इसमें से बस एक ही स्टेटमेंट सही है। अब आप बताइए कौन सा वो सही स्टेटमेंट है और कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 1 और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 2। मीन हाईएस्ट होता है और अगर निगेटिव होगा तो मीन लोएस्ट होगा। ठीक, अगर निगेटिव होगा, निगेटिव मीन जो होगा वो आपका लोएस्ट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो मीन हाईएस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ती हूँ, क्या है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लेवल, और कहां से कहां तक सिग्निफिकेंस लेवल को अलाउ किया गया है। कौन से सिग्निफिकेंस लेवल होते हैं। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 12%। 10, 5, 8, 12 कौन सा सही आंसर होगा सिग्निफिकेंस लेवल के लिए। और अपर लिमिट मेंशन है क्वेश्चन में, उस पर ध्यान देना। अपर लिमिट क्या होगा, साक्षरता स्तर की ऊपरी सीमा क्या है हिंदी में। ठीक, तो अपर लिमिट बताना है कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो है 5%। इसका जो आंसर है वो है 5%। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपर लिमिट होती है 5%। लिए आ गया एनालिसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज मेजर्ड बाय विच ऑफ टेस्ट। Analysis of variance measured by which of test? ऑप्शंस पढ़ती हूँ मैं। ऑप्शन ए है काई टेस्ट, ऑप्शन बी एनोवा, ऑप्शन सी टी टेस्ट, ऑप्शन डी जेड टेस्ट। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा को कहते हैं। ठीक, इसमें कंपेयर करते हैं मीन्स ऑफ सैंपल्स, कंपेयर करते हैं मीन्स ऑफ सैंपल्स, मीन्स ऑफ और मोर देन टू, ठीक। तो आप देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा कहते हैं और इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं कंपेयर करते हैं मीन्स, सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं जो मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज्यादा सैंपलों के मीन्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देखा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 द इन्फ्लुएंट वर्कर रिटन बाय, ये बुक किसकी है। इन्फ्लुएंट वर्कर बुक किसकी है, ये बुक किसने लिखी थी। गोल्डथॉर्पे, लॉकवुड, ऑस्कर लुइस, कार्ल पॉपर, डेविड ह्यूम, रेने डिकैट्स। 4 हैं ऑप्शंस में, एक ऑप्शन सही है विच इज करेक्ट इन्फ्लुएंट वर्कर के लिए। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोल्डथॉर्पे एंड लॉकवुड, दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी थी। ठीक, इन्फ्लुएंट वर्कर बहुत फेमस बुक है और ऑथर का नाम भी याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 32 के लिए। ऑप्शन नंबर ए गोल्डथॉर्पे और लॉकवुड की बुक है ये। ठीक, 33 मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय, मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय मीन मीडियन मोड रेंज, मीन मीडियन मोड रेंज।
मूविंग एवरेज किससे कैलकुलेट करते हैं? मूविंग एवरेज की गणना की किससे की जाती है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मीडियन से करते हैं मूविंग एवरेज कैलकुलेट। ऑप्शन नंबर 34, ठीक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? केस स्टडी मेथड इज डिस्कवर्ड बाय मिशेल फूको, हर्नोल्ड गार्फिंकल, पी लेप्ले, ऑस्कर लुइस। दो केस स्टडी से रिलेटेड ही हैं, वो दो बहुत ही फेमस हैं जो केस स्टडी पे बहुत ज्यादा काम किया जिन्होंने, और केस स्टडी पे बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है। बाकी दो का कोई काम ही नहीं है केस स्टडी पे। केस स्टडी पे दो ही लोगों ने काम किया है, बाकी दो का कोई लेना देना ही नहीं है केस स्टडी से, ठीक। तो केस स्टडी मेथड इज डिस्कवर्ड बाय लेप्ले। ऑस्कर लुइस का काम है केस स्टडी पे लाभ विदा करके, लेकिन लेप्ले ने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ऑस्कर लुइस का भी एक बुक है, ऑस्कर लुइस ने भी काम किया है इस पे, ठीक। बाकी ऊपर के दोनों का कोई लेना देना नहीं है। विच टाइप ऑफ डाटा कंप्यूटेड इन कोटा सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग में किस टाइप का डेटा यूज होता है? अच्छा, कोटा सैम्पलिंग होती क्या, मतलब कोटा सैम्पलिंग मतलब क्या समझते हो आप लोग? कोटा नमूनीकरण में किस प्रकार के डेटा की गणना की जाती है? होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इस पेपर का। कोटा सैम्पलिंग बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग में किस टाइप के डेटा होते हैं? दोनों आप देखो तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत कंफ्यूजिंग है। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, सिमिलर ट्रेड, सिमिलर चीजें, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपस में होमोजेनस होगा और दूसरे ग्रुप के लिए वो कंप्लीटली हेट्रोजेनस होगा। समझ में आया बात? अगर मान लो कि कोटा रिजर्वेशन आप क्या समझते हो? अगर हम बोलेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप बंचेस ऑफ पीपल है, ठीक है। ये ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें ये आपस में होमोजेनस होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ हेट्रोजेनस होंगे। बात समझ में आई क्या बोल रही हूँ? ये जैसे कोई ओबीसी ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, ए टू जेड कोई भी ग्रुप है, उसमें उनके आपस के ट्रेड्स तो होमोजेनस वाले होंगे, वो आपस में तो सिमिलर होंगे, लेकिन वो बाहर के ग्रुप के साथ हेट्रोजेनस में होंगे। बाहर के ग्रुप वो अपने लिए होमोजेनस हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। विद इन द ग्रुप होमोजेनस और बाहर के लिए हेट्रोजेनस। द टर्म इंटरप्रिटेटिव इथनोग्राफी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। इंटरप्रिटेटिव इथनोग्राफी कब यूज हुआ था? इंटरप्रिटेटिव इथनोग्राफी का मेन काम किसने किया? इंटरप्रिटेटिव इथनोग्राफी पे मेन काम किसने किया और किस ईयर में ये बुक आई थी? ये बुक की पब्लिकेशन ईयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैं पढ़ती हूँ। ऑप्शन नंबर ए C.W. मिल्स, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मैनहाइन, ऑप्शन नंबर सी रेडक्लिफ ब्राउन, डी क्लिफर्ड ग्लीस। और क्लिफर्ड ग्लीस, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लिफर्ड ग्लीस। बुक आई थी 1970 में। और इनका एक और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है डीप प्ले, ठीक। तो क्लिफर्ड ग्लीस ने इंटरप्रिटेटिव इथनोग्राफी पे काम ही किया था, मेजर काम था। 1970 में आई थी बुक। Who was first sociologist to survey Indian slum? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन फिर से। पहले सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने इंडियन स्लम पे काम किया? विक्टर डिसूजा, आई.पी. देसाई, J.S. गुरे, J.S. मिल। J.H. गुरे, J.S. मिल। ऑप्शंस देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। दो ही ने स्लम पे काम ही किया था, बाकी दो का कोई लेना देना नहीं है स्लम के स्टडी से, ठीक है। और बाकी जो हैं वो बहुत ही अलग काम किया उन्होंने, उनका स्लम का कोई स्टडी कोई काम नहीं है। तो दो ही ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन बता भी देती हूँ कौन से दो हैं जिन्होंने काम नहीं किया। ये दो कोई काम नहीं करते हैं स्लम पे।
विक्टर डिसूजा, आईपी देसाई ही काम किया है इंडियन स्लम पे। तो आप बताओ कि फर्स्ट किसने काम किया? ऑप्शन होगा विक्टर डिसूजा, आईपी देसाई ने इनके बाद काम किया था इंडियन स्लम पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है? विच सैम्पलिंग मेथड इज यूज इन सिक्वेंशियल सैम्पल एनालिसिस। सिक्वेंशियल एनालिसिस के लिए कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज होती है? सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, स्नोबॉल। अनुक्रमिक विश्लेषण में किस नमूनाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है? व्यवस्थित, स्तरीकरण, क्लस्टर, स्नोबॉलिंग। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, स्नो ब्लोइंग। स्नो ब्लोइंग में आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हो। स्नो बॉल मतलब क्या समझते हो? वो वाले मैसेज देखा है ना, फॉरवर्ड कीजिए आगे 3, उससे कहिए वो आगे 3, बात समझ आएगी? तो स्नो बॉलिंग में वही होता है, फॉरवर्ड कीजिए आगे 3, वो बताएगा आगे 3। ठीक, स्नो बॉल सैम्पलिंग यही होती है। ये जो मैंने बताया व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज। ठीक, स्नोबॉल सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक क्या होता है? एक सिस्टम में डाल देते हैं अपने सैम्पलिंग एरिया को, एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसका। और स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो और इस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को एक स्ट्रेटा में डालते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्नो ब्लोइंग। क्योंकि सिक्वेंशियल में आप देख रहे हो ना, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, दे रहा है, ये इनको दे रहा है नॉलेज, ये इनको दे रहा है, फिर आगे 3 दे रहे हैं, फिर आगे 3 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39। What are the types of triangulations? PYQ जून 2025 पेपर में आया था। त्रिभुजन के प्रकार क्या हैं? डेटा ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, थ्योरी ट्रायंगुलेशन, मेथोडोलॉजिकल। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2 है ए बी, ऑप्शन नंबर 3 है बी सी, ऑप्शन नंबर 4 है ए बी सी डी। ठीक, और बताइए कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगुलेशंस? PYQ नेट 2025 जून पेपर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 ए बी सी डी। डाटा ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, थ्योरी ट्रायंगुलेशन, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, 4 ही टाइप के होते भी हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, बस थोड़ा सा नाम चेंज करके कंफ्यूज करने के लिए देगा। विच सोशियोलॉजिकल थिंकर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेट का, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अगर इस 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं तो आप सोच सकते हो दिसंबर के लिए। ठीक, विच सोशियोलॉजिकल थिंकर फर्स्ट टाइम यूज सिग्निफिकेंस लेवल इन देयर स्टडी। किस सोशियोलॉजिकल थिंकर ने समाजशास्त्री विचारक ने पहली बार अपने अध्ययन में महत्व स्तर का प्रयोग किया? ऑप्शंस पढ़ती हूँ। रोनाल्ड फिशर, बी वेबर, सी रॉबर्ट पुटनम, डी चार्ल्स मुरे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, इसका जो आंसर होगा वो रोनाल्ड फिशर होगा, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है सिग्निफिकेंस लेवल के स्टडी से। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बताती हूं कि इन 40 क्वेश्चन में से यूनिट 2 के इन 40 क्वेश्चन में से अगर आपके 35 प्लस सही है, क्योंकि ये इजी टू मॉडरेट पेपर था। ठीक, ये इजी टू मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू टफ नहीं था। ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चंस इजी ही थे, तो 35 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं इस पेपर में, इस 40 क्वेश्चन में, देन आप सोचिए कि आपको, हाँ, मैं जिस स्पीड से आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपकी पढ़ाई सही है, आप सही डायरेक्शन में हो। अगर इससे नीचे है 30 टू 35, देन तब भी ठीक है, थोड़ा और आप मेहनत करो तो हो जाएगा। लेकिन बिलो
बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूनिट 2 से 12-15 क्वेश्चन ही आते हैं और 12-15 क्वेश्चन इजी तो नहीं आते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन हैं जो इजी आते हैं, मॉडरेट टू टफ ही होता है। तो बिलो 30 जा रहा है इस पेपर में तो बहुत मेहनत की जरूरत है। 35 प्लस है देन आप अपने स्पीड से पढ़ते रहो, जैसे पढ़ रहे हो। 30 to 35 है, थोड़ा और इनहेंस करो अपनी पढ़ाई, थोड़ी और बेटर करो। और बिलो 30 है तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि पेपर मैंने इजी टू मॉडरेट रखा था। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस थे, एनालिसिस कीजिए, पढ़िए। मैंने बताया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या आपका सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, कैसे एक क्वेश्चन के पीछे की बहुत सारी थिंग्स आपको देखने हैं, रिलेट करना है, उसके हिसाब से पढ़ना है। तो ये मैंने आपका एनालिसिस किया। अगर आपके बीच में कहीं रिलाई करते हो देन आप देख लो कि आपको कैसे पढ़ना है। 35 प्लस सही चल रहा है, 30 to 35 सही है, थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और बिलो 30 अपने पढ़ाई के पैटर्न में भी थोड़ा चेंजेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।